प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ मुल्क की इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है और दीगर हवालों से हमने बात की। आज जुमे का दिन है। इस दिन की मुनासबत से और इसके हवाले से प्रोग्राम में अमूमन गुफ्तगू की जाती थी। सिलसिला आगे जारी रहेगा क्योंकि अभी दौरान ब्रेक बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए हैं। यकीनन वो सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त जैसे मैंने आगाज़ में एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी थी कि लोग चाहते हैं कि मुल्की हालात के हवाले से गुफ्तगू की जाए, जारी सूरत हाल पर बात की जाए, तो इस पर बात करना बहरहाल ज़रूरी है। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा और उसमें भी कुछ मुल्की मामलात ही ज़ेर बहस आएंगे। मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मुख्तलिफ हवालों से ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से बात करेंगे। हमारे जो पहले मेहमान हैं बड़े ही ख़ास मेहमान हैं। मईशत के ऊपर जब भी हम बात करते हैं उन्हें हम यहाँ मदऊ करते हैं, उनसे बात करने का मौका मिलता है, मामलात को समझते हैं, तहकीक के शोबे से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में अमूमन इसके ऊपर काम कम होता है। पूरी दुनिया में एक अपना मकाम आपने बनाया तहकीक के हवाले से। दुनिया के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी खिदमत जो है आपने सर अंजाम दी हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, और तारुफ़ क्योंकि बहुत माशाल्लाह तवील है तो मैं कोशिश करूँगा दौरान गुफ्तगू आपको उनके बारे में और मज़ीद कुछ बताऊँ। डॉक्टर शहबाज को आज हमने मदऊ कर रखा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं रियल इस्टेट के शोबे से आपका ताल्लुक़ है और बड़ी देर से इस शोबे से वाबस्ता हैं और इस हवाले से काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे रिहाइश के जो मामलात हैं, एक आम आदमी तक जो है वो इसकी रसाई कैसे मुमकिन बनाई जाए, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आपका नाम नासिर ख्वाजा है। नासिर ख्वाजा साहब जो CEO हैं दी गोल्ड के, और ये क्या है इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। नासिर साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ होगा डॉक्टर शहबाज से होगा। डॉक्टर साहब, मुल्की हालात का आप जायज़ा ले रहे हैं और बहुत अच्छे से ले रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने है। कुछ देर पहले नैब के मामला ज़ेर बहस आए थे, लेकिन अब एक आदमी सवाल ये करता है कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको काबू कैसे किया जाएगा, और क्या वाक़तन ऐसा है कि जो पिछली हुकूमत रही है या माजी में भी जो हुकूमतें रही हैं वो एक मुआहदे के तहत पाबंद होती हैं कि इस अरसे तक महंगाई को बढ़ाया जाएगा और एक मयार मुकर्रर किया जाता है कि यहाँ तक चीज़ों को ले जाया जाएगा और इससे पीछे फिर नहीं हटा जा सकता। क्या वाक़तन ऐसी सूरत हाल माजी करीब में रही है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले एक बड़ी जो बुरी खबर है मैं वो बताऊं तो कराची में बैठा हूं तो कराची के बारे में कल एक वर्ल्ड रैंकिंग हुई है कि जो दुनिया के बदतरीन शहर हैं तो उसमें 173 में से कराची का नंबर है वो 168 आ रहा है। तो जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि हम बिल्कुल टॉप की पोजीशन को छूते हैं लेकिन फ्रॉम बॉटम नॉट फ्रॉम टॉप। ऐसा ही तो वो ये आप देखें कि जो डेवलपमेंट है ये हमारा विजन है, चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। दूसरी जो बात है, अक्सर मैं प्रोग्राम में ये कहा करता हूँ कि ये हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है उनका एक ही बयानिया होता है कि मैं 5 साल पूरे करूँगा। आप कल प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ लें, उन्होंने कहा जी हम अपने 14 माह की टेन्योरशिप जब वो हम पूरी करेंगे। तो वो इस चीज़ के बारे में तो मेरा ख्याल है कम ही परेशान है कि हमें महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये बयान दे देना कि जी हम कड़े फैसले करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कड़े फैसले करेंगे। मुझे तो अभी तक इन कड़े फैसलों की समझ नहीं आती। क्या ये महंगाई या तेल की कीमतों को बढ़ाना या बिजली की कीमतों को बढ़ाना इसको कड़ा फैसला कहते हैं, कि या जो नैब सॉरी उसमें FBR में पता चला कि लोग टैक्स जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है तो उसके ऊपर हाथ डालना वो बड़ा फैसला है। अब ये डिफरेंशिएट हमें करने की ज़रूरत है और ये जाहिर सी बात है हुकूमतें वक्त जो है वही डिफरेंशिएट कर सकती है। और जैसे मेरे ख्याल में जो लास्ट प्रोग्राम मेरा हुआ था उसमें मैंने ये कहा था कि जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। एक आज जो सेक्टर बैठा है सबसे सेक्टर उसी में इन्वेस्टमेंट भी आपका उसी के अंदर हो रहा है, उसी में सारी चीज़ें जो आपकी वो पुट की जा रही हैं। और ये ऐसा सेक्टर है कि जिसके लिए जाहिर सी बात है स्किल्ड कैपिटल की ज़रूरत है। अब जो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन के अंदर जो हम कहते हैं जी मोर देन 50% यूथ है, उसके अंदर भी 60 से 70% लोग जो अनस्किल्ड हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम उन लोगों को कैसे खपाएं, और वो तभी खपेंगे जब तक आप अपने इंडस्ट्री और अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसको तवज्जो नहीं देंगे। पीछे 3 से 4 साल तक जो है आप देखें तो 25,000 से
30,000 छोटे बड़े बिजनेस बंद हो चुके हैं। ऐसा ही। ये गवर्नमेंट कहती है, इससे पीछे भी गवर्नमेंट कहती रही, हमारे यहाँ ईज डूइंग बिजनेस जो है उसका इंडेक्स जो है वो टॉप पे चला गया है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप मैनिपुलेशन करें फिगर के साथ, क्वेश्चन ये है कि वो आपका जो फिगर है ग्राउंड रियलिटी के साथ कितना मैच करता है। तो जब आपको ये भी कहा जाता है कि ठीक है जो मुआहदा हमारा IMF का साइन हो गया है, मामला तय हो गए हैं, और उन मामला में ये भी तय हुआ है कि आपने 1 जुलाई से लेके ऑनवर्ड 50 रुपए फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा करना है। जब तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो फिर मुझे बताएं कैसे हम कहेंगे जो महंगाई कंट्रोल होगी। साथ आपने ये भी तय किया है कि हम बिजली की कीमतें जो हैं फी यूनिट उसमें भी इजाफा करेंगे। तो जब वो इजाफा होगा तो फिर आप ये कहें जी कि आप 4 से 6 माह या 10 माह हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। सॉरी टू से पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां जब तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो महंगाई शूट करती है, लेकिन जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो महंगाई पास ऑन नीचे नहीं आती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ की ज़रा वजाहत चाहूँगा। पूरी दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज़ का जब जायज़ा लेते हैं, ह्यूमन जो कैपिटल है उसको कैपिटलाइज किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, और उसका जो नतीजा निकलता है वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं चाहता हूँ उसको ज़रा एलाबरेट किया जाए ना, ज़रा पता चले कि उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ये अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। हर सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, सेगमेंट को अक्सर नज़रअंदाज किया। इंपॉर्टेंस जी, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज इन चाइना। तो मैंने एक रिपोर्ट देखी कि ये 2019 की बात करें, 2019 जून में मैंने चाइना ज्वाइन किया था, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, बीइंग अ फुल प्रोफेसर, बल्कि वो टेन्योर्ड प्रोफेसर कहते हैं मुझे। उसमें मैंने जब थोड़ा सा चाइना के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि 2019 में चाइना के अंदर जो पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंस है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप ये देखें कि आपका जो स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ने जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में, उसका ज़्यादा पोर्शन चाइना के पास है, और चाइना ही स्कॉलरशिप दे रहा है। वो इतना स्कॉलरशिप देता है स्टूडेंट को कि यहाँ हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फुल प्रोफेसर, उनकी सैलरी भी उतनी नहीं होती जितना वो स्कॉलरशिप देता है। अब देखेंगे जब ये सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ से रिसर्च आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा। आपके यहाँ जो पर कैपिटा एजुकेशन वो 45 रुपये है जी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ह्यूमन कैपिटल जो उससे बेनिफिट लेना तो बड़ी दूर की बात है। आप कम से कम जो बुनियादी जरूरत है ह्यूमन कैपिटल की, उसके ऊपर जो खर्चा करना है एजुकेशन की फॉर्म में, उसकी आप शरह का अंदाजा कर लें, और जो आपने हेल्थ की फॉर्म में उसके ऊपर खर्चा किया है उसका अंदाजा कर लें। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या है और हम दुनिया के साथ कैसे उस ह्यूमन कैपिटल के जो फ्रूट्स हैं वो हम अचीव करें, कैसे अचीव कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब आगे चल के ज़रा इसके ऊपर भी बात होगी। ज़रा नासिर साहब से भी कुछ मामलात हैं जो डिस्कस होंगे। नासिर साहब ये फरमाइएगा कि रहाइश के हवाले से आप काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल। अब सवाल ये है कि जिस तरह की पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की हुई हैं, कुछ देर पहले भी जो मामला ऑफ कैमरा ज़ेर बहस आए, ऐसी सूरत हाल में जहाँ हुकूमतों की सपोर्ट नहीं होगी, पिछली हुकूमत ने भी एक दावा किया कि जी वो घर बना के देंगे, लेकिन उसके लिए खातिर खा इक़दाम की ज़रूरत थी। अब आप ज़्यादा इस मामला को समझते हैं, तो ये ज़रा बताइएगा कि अब कैसे मुमकिन होगा जहाँ पे कीमतें इस कदर ज़्यादा हो जाएंगी, कैसे मुमकिन हो, ये ज़रा फरमाएँ। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बात ऐसा है कि इस वक्त पहले तो एक तो गरीब आदमी, और मैं रियल स्टेट सेक्टर से हूँ और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। आर्मी में भी काफ़ी अरसा काम करता रहा हूँ, MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आया। अब एक गरीब आदमी, पहली बात तो ये कि वो रोटी खाना कैसे करे, पूरा बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही, एजुकेशन कैसे करे, कैसे पूरी करे। घर तो ख्वाब रह गया, ऐसा ही है कि यार मेरा भी घर होगा। देखिए हर इंसान का एक ख्वाब है कि उसका अपना घर हो। अब अपना घर कैसा हो वो तो ख्वाब रह गया। बिल्कुल ऐसे ही। पिछली हुकूमत में बिल्कुल आया है और हाउसिंग के ऊपर उन्होंने काम किया, बड़ी आसानियां भी की हैं एनओसीज के मामले में, दूसरे। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ ये कि जी बैंक इन्वॉल्व। ऐसा ही है, बैंक इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब एक गरीब आदमी बैंक जाए कैसे, कौन से फॉर्म फिल करे, कैसे करेगा? ये तो सवाल हमने भी उस वक्त किया था कि आपने कर तो दिया है लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। फिर अच्छा, बैंक से लोग डरते हैं, सब डरते। अब गरीब आदमी है वो कहते हैं जी मार्कअप कहाँ से देगा, कहाँ से, गारंटीज कहाँ से लाएगा, और बीइंग अ मुस्लिम मार्कअप आपको पता है सूद काउंटर प्रोडक्टिव है। ऐसा ही है, ठीक है ना, दुनिया है। तो इसमें मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और पॉसिबल है। और मैं कहता हूँ कि हर किराएदार का होगा अपना घर, कोई किराएदार ना रहेगा। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके लिए मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की भी सपोर्ट चाहिए। अब मैं ऐसा प्रोजेक्ट करता हूँ और लॉन्च करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, कोशिश है कि इसी मंथ में, लास्ट ठीक में। है। कहाँ पर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया? सर ये प्रोजेक्ट पहले मैं स्टार्ट ले रहा हूँ इस्लामाबाद से। ठीक है, ठीक है, पिंड इस्लामाबाद से। इरादा है जिंदगी रही और दुआएं रही आप लोग भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो पूरे पाकिस्तान में करूँगा। सही। तो ऐसा है कि हम दे रहे थे घर, जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, जो स्ट्रेटेजी उसकी बनाई है, वो स्ट्रेटेजी ये है कि हम डाउन पेमेंट पे कर दें, ठीक है, लैंड लें। जाहिर सी बात है, इस महंगाई के दौर में ज़मीन महंगी है, बिल्कुल। पहले तो लैंड लें, लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, सारा कुछ आ गया, बाद में फ्रॉड भी हो जाता है। बिल्कुल है, सही। ठीक है, लैंड लिया आपसे, भाई आ गए, उसने केस कर दिया, मैं नहीं बेचता जी, बिल्कुल ठीक, मैंने तो पेमेंट दे दी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की है, कर भी रहा हूँ और बहुत सारे पैसे भी गवाए। बिल्कुल ठीक है। खैर, मदद तो अल्लाह पाक करेंगे इंशाल्लाह। तो हर किराएदार का अपना घर होगा और ज़रूर होगा, उसमें कोई बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वो उनके लिए इजी। अगर बैंक के कोई मामला करने होंगे हम खुद करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कंपनी करेगी, कंपनी जाने बैंक जाने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो उसमें इस तरह है कि हम डाउन पेमेंट लेंगे 15%, उसके बाद 20%, 35% पे हम घर डिलीवर करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलमेंट को नहीं देनी, बिल्कुल ठीक है। हम घर बनाकर हाँ, रेडी करके ठीक है। उनको देंगे, डिलीवर करें, Possession हो पोजीशन जाएगी। देंगे, वो अपने घर में रह के फिर इंस्टॉलमेंट दे, समझे, रेंट दे और अपने घर का मालिक बने। बिल्कुल ठीक है। जो रेंट की मद में पैसे जाते थे वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट की शक्ल में जाएंगे और होते, बिल्कुल ठीक है। कोई तो मार्कअप नहीं, कोई बैंक नहीं, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह खुद ब खुद बरकत इसमें देगा, ये बरकत बहुत बड़ी देगा। बात है इसमें। अगर मार्कअप को निकाल दिया जाएगा तो खुद ब खुद ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट और गवर्नमेंट से बस यही अपील है, और ज्यादा नहीं है, कि टैक्स ले, मुनासिब टैक्स ले। देखें इस दौर में, महंगाई के दौर में घर बनाना 5 मरले का घर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लैंड सस्ती हो, जो मेरा प्रॉफिट होगा उसमें देखें, प्रॉफिट में और भी बहुत कमा लूंगा, बहुत प्रोजेक्ट है, अच्छे बड़े प्रोजेक्ट। तो एक गरीब को अगर घर मिले, उसमें प्रॉफिट रेशियो बिल्कुल अपना कम रखें ना, कम कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें पे निकल सके, कंपनी तो चल सके ना। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो 5 मरले का घर है उसका रेट हम दे रहे हैं बिल्कुल मुनासिब से, 38 लाख रुपीस में घर, अपार्टमेंट नहीं, अपनी जमीन अपना घर। वाजिब, बहुत खूब। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ सर, बस दुआओं की जरूरत है। बहुत बहुत खूब जी, बहुत खूब। अभी आगे चल के इसके बारे में और बात करेंगे। अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये जो बैंक वाला भी जो बात हुई है ना, एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है इन मामलात को लेकर चलना, और इंटरेस्ट रेट क्योंकि इतना ज़्यादा है, और प्लस ये कि मार्कअप उसके ऊपर चार्ज होगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, ज़रा इकनॉमिक पॉलिसी की बात हो जाए ना। ये एडॉक बेसिस के ऊपर तो मामला चल जाएंगे, ठीक है, आज आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर पे जो पिछली गवर्नमेंट रही है, मैं इसलिए ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे फ्लॉज मुझे नज़र आए। हर जगह मुझे जिस चीज़ का वो नज़र आया वो पॉलिसी की कमी थी, जो नहीं नज़र आ रही थी, जो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही थी। मैं आपसे 2018-19 से पूछता आ रहा हूँ, क्या कोई आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है? इस वक्त वालों को मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, जब तक वो टाइम पूरा नहीं हो जाएगा मैं सवाल नहीं कर सकता। इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने सिर्फ फायर फाइटिंग करनी है, लेकिन इससे पहले जो कुछ होता रहा उसके बारे में तो खुदा रहा कोई सवाल करें, क्या होता रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बात करें, और सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे आएगी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो नागुज़ीर है। जी जी, उसमें मेरे ख्याल में पहले हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों बहुत बात हो चुकी है। डायरेक्शन की जहाँ तक बात है, आप अगर पिछली गवर्नमेंट, अब जाहिर सी बात जो अब अपोजिशन में है, हालांकि वो कहते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, तो हमने इनके साथ नहीं बैठना, जैसे हम अपोजिशन में भी नहीं है। तो इनके जो अभी के बयान आ रहे हैं, कि उससे आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है? क्या उससे कुछ सेंसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? उससे नजर आ रहा है आपको कि ये वाकई रिस्पांसिबल लोग थे जो पहले काम कर रहे थे? देखिए, दूसरी बात ये है कि अभी पिछले दिनों जरदारी साहब का एक बयान आया है कि हमारा जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि जाहिर बात जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं खासकर रीजन के अंदर, हमें उनके साथ बना के रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आप ये बात करते हैं कि चाइना से हमारा फ्यूचर जुड़ा, तो क्या चाइना की तरह आप या उसका जो सिस्टम है, खासकर पॉलिसीज की जो बात कर रहा हूँ, उसको आप कॉपी कर सकते हैं? कॉपी करने में तो कुछ ज़्यादा अकल की जरूरत नहीं है, वो तो चीज़ें आप लेके चल सकते हैं। अगर मलेशिया आपका 5 साल प्रोग्राम जो है प्रोग्राम लेके आगे बढ़ सकता है, ठीक है, कोरिया आपके बाद आया, वो आगे बढ़ गया, चाइना भी जाहिर पर आपके साथ ही था, उसका और बहुत सारे रीजन के अंदर कंट्रीज हैं जो जिनका पर कैपिटा जीडीपी जो आपसे बढ़ गया, इवन बांग्लादेश हमसे वो आगे निकल गया है। देखें, उसमें जो फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर मुझे जो मेरे ख्याल में नज़र आता है वो इसी में आता है कि देखें,
इनको लगा कि इमरान खान साहब जो हैं, हमारे साहब प्राइम मिनिस्टर जो है, मुल्क को बेच के खा जाएंगे। 15-16 पार्टियां इकट्ठी हो गई। उसमें हम ये कह सकते, चलो इनका अपना स्टेक था, मान लेते हैं ये बात। आप जब इस बात पर इकट्ठे हो सकते हैं, क्या पूरे स्टेक होल्डर्स, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, उसमें ये गवर्नमेंट भी है, उसमें जो हमारी सो कॉल्ड अपोजिशन भी है, उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी हैं, उसमें आपका बिजनेसमैन भी है, उसमें आपकी जुडिशरी, सारे जो हैं, क्या ये स्टेक होल्डर जो हैं ये इस बात पर इकट्ठे नहीं हो सकते कि भाई साहब 30 साल का प्लान बनाओ, ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है आपकी, इस 30 साल में जो भी रजीम शिफ्ट हो वो पिछले रजीम की जो पॉलिसीज हैं उसको चेंज ना कर, ये 30 साल तक चलते रहना चाहिए। हाँ, आप एनुअल बेसिस पर उसको रिवाइज करें, मॉनिटरिंग करें, जहां कहीं थोड़ा बहुत फ्लॉ आपको नजर आता है उसको आप करेक्ट करें, लेकिन कोई बंदा जो है वो इस 30 साल के प्लान को नहीं छोड़ेगा। मैं दावे से ये बात करता हूँ और बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ, जो 30 साल का प्लान आप बनाएंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे उसके ऊपर, आपको रिजल्ट्स उसके 20 साल में ही मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखें मलेशिया का 25 साल का प्लान था, आप देखें चाइना का 25 साल का प्लान था, 17-18 साल के अंदर उनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। बल्कि मैं त्यांजन यूनिवर्सिटी के मेरे प्रोफेसर हैं चूलन जियाओ, वो कहते हैं कि यार हमें तो 2000 जब आया ना, तो चीजें जब हमारी फिर बाहर निकलना शुरू हुई तो हमें यकीन ही नहीं था कि इतनी जल्दी चीजें हमारी हो जाएंगी। बिल्कुल सही। तो देखें, आपको जैसे मैंने आपको याद हो 2019 में जो पहला प्रोग्राम उसमें मैंने किया था नवंबर के अंदर, उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो जो हैं लेकिन हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम है, वो बिहेवियर जो है ना उसको हमने चेंज करना है। तो वो बिहेवियर तो जाहिर सी बात है, और ये भी बिहेवियर की बात है ना, हम 30 साल का प्लान बनाएं, क्योंकि हम तो चल रहे हैं ढाके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना, वो लोगों के मिजाज को देखते हुए बनाई जाती है। अब मसला ये कि आपकी इकॉनमी बेस करती है आपकी ये जो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक हवाला देता हूँ, ये मार्केट्स वगैरह अभी जिसके ऊपर फैसला हुआ कि आपको सुबह जल्दी खोलनी है, दिन में आप इसको बंद करें, डे लाइट को आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, एनर्जी को आप सेव करें, लेकिन वो लोग इतने शायद मैच्योर नहीं हैं या उनके मिजाज में ये चीज़ नहीं है, वो अपने आप को इस तरह मोल्ड नहीं कर पा रहा है। तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि कोई सेक्रीफाई करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऑनेस्टली जो चीज़ ज़बरदस्ती ले ली जाती है वो तो ये हैंड ओवर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। ये बड़े ममालिक की आपने बात की, सेक्रीफाइसेस की एक लिस्ट है, एक फहरिस्त है जिसके ऊपर वो उन्होंने अमल किया और फिर आज यहाँ तक पहुँचे। आपके लोगों का तो शायद मिजाज ही ऐसा, उसमें यहाँ ओनरशिप का प्रॉब्लम आ जाता है। देखिए, जिस दिन एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि आप चाय की 2 प्यालियां पीना बड़ी संजीदा नौइयत की बात, मैं आपको बताता हूँ, उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी एक बल्ब आप बंद कर दें। उधर किसी बंदे ने मतलब कोई आर्गूमेंट नहीं किया, उन्होंने अबे किया। हमारे यहाँ जनरल उसका मजाक बनना शुरू हो गया। इवन के पीटीआई कुछ लोग जो है, ये बारिश जब हुई तो वो उनके ये स्टेटस चल रहे थे व्हाट्सएप पर कि अगर मुआशियत की बेहतरी की बात और मौसम बहुत अच्छा, हम चाय की प्याली पी लें। आप ये देखें, हमें ये देखना है कि मुल्क जो है वो इस वक्त इस वर्ज के ऊपर खड़ा हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूँ, 900 मिलियन की हम चाय इंपोर्ट करते हैं हर साल, बताइए, ठीक है, और ये वो ऑफिशियल फिगर है। इसको आप दूसरी तरफ लेके जाए, 2 खरब की चाय इंपोर्ट करते हैं जो ऑफिशियली, 1 खरब की हम स्मगलिंग करते हैं, मिल मिला के 3 खरब चाय जो है वो हम पी जाते हैं। अब चाय बनाने के ऊपर आप आ जाए कि 3 खरब की वो चाय, आपने उसको बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, उसको बनाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आग चाहिए आपको, उसको बनाने के लिए चीनी चाहिए, चीनी भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चाय बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो हम अगर चाइना की तरह चला जाए, जब दूसरी जंग अज़ीम में क्या हुआ कि चाइना को जब चाय मिलना उनको बंद होगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाय से अपना बिहेवियर शिफ्ट करके गर्म पानी के ऊपर ले आए, फिर वो ग्रीन टी के ऊपर चले गए। आज चाइना में देखिए हर प्रोफेसर, हर बंदा जो है वो लेमन ग्रास उगाते हैं, उससे ग्रीन टी बनाते हैं, उसमें चीनी नहीं डालते। तो मतलब कि 2 चीजें तो आपने की ना, चीनी बचाई आपने चाय बचाई, तो कौम कम से कम इतना तो कर सकती है ना कि हमें 6 अरब के लिए पूरा मुल्क हम बेच देते हैं, अब वो 8 अरब हो गया है। तो अगर कौम जो है वो 6 साल सिर्फ ये चाय पीना बंद कर दे तो वो 6 अरब तो बच सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें देखना ये है कि क्या हम वाकई सीरियस हैं अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए। और मैंने पिछले एक वीला किया था, बल्कि मैंने अभी पीछे तो एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश किया है कि हम लोग चाहते ही नहीं है कि मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल ऐसे ही, उसमें चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, क्योंकि हमारे बिहेवियर जो हैं वो चीजों को प्रमोट करने वाले नहीं है, चीजों को बैक खींचने वाले। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ दिन पहले भी जो एनर्जी सेविंग की बात हुई या वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात हुई, उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। अच्छा, वो पाकिस्तान में मैं समझता ही हूँ क्योंकि इंटरेक्शन रहता है लोगों से भी, पब्लिक से भी। वो माँ सिवाय एक पार्टी के जिनका मास फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर खुला हुआ है, उनके अलावा लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और मैं एहसन इकबाल साहब का, क्योंकि बातें बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, बड़े मामलात को समझते हैं, एक बड़े तजर्बेकार आदमी हैं,
वो जो लॉन्ग टर्म प्लान था ना कुछ अरसे कबल, जब उनका मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि 2050 के हवाले से उन्होंने ये बात कही, जो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पहला प्रोग्राम पाकिस्तान का में 2010 का था, फिर जी, उन्होंने 2025 जो किया उन्होंने किया था और ये इस्लामाबाद उन्होंने में, वो इंट्रोड्यूस मैंने अटेंड किया करवाया। था। अच्छा, आपने किया था। मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में भी बात हो जाए कि 2050 में जब आपका मुल्क यही होगा और आबादी अगर आपकी जिस तनासब से ग्रो कर रही है तो आपके पास कितनी हाउसिंग की नीड आपकी बढ़ जाएगी, आपने कैसे लोगों को अकोमोडेट करना है, रिसोर्सेज जो अभी बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो गए इनको कैसे आपने बढ़ाना है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। तो पाकिस्तान में कहीं पे भी बात इस बारे में नहीं होती। नासिर साहब, इस बारे में ज़रा बताइएगा ना, हाउसिंग की नीड के हवाले से। अब ये रेशो जिस तनासब से आबादी बढ़ रही है, अब मसला ये कि यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, उसमें होता ये कि लोग ज़्यादा फ्रॉड की नज़र हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स ने ऐसे ऐसे काम किए, मैं नाम नहीं लूँगा, सही सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मुझे पता है। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद में भी प्रोजेक्ट है, इधर कराची में भी है, वो सब कंट्रोवर्सीज की नज़र हुए हैं। तो लोगों का एतबार बड़ा उठ गया, खासतौर पे ओवरसीज़ जो पैसा इधर डाल रहे थे वो किधर जाएंगे? सर देखें, पहली बात तो ये कि जो लोगों के साथ फ्रॉड होता है ये रियल एस्टेट के, उसमें मेरा एक प्रोग्राम हुआ था K2 पे, मैंने उस पर भी कहा था असल में जो एंड यूज़र है बेचारा, क्लाइंट जो है, उसे ये नहीं पता मैं क्या ले रहा हूँ, उसके जहन में एक से प्लॉट ले रहा हूँ या एक घर की बुकिंग कर रहा हूँ, कंपनी ने एडवर्टाइज किया, मीडिया भी किया, सारा कुछ किया, अब वो जो पेपर ले रहा है उसको नहीं पता ऐसा ही। उसके पीछे, पेपर के पीछे एक टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जी कंपनी की, जी, उसे कोई स्टडी नहीं करता। नहीं करता। मैंने वाजे कहा था, मैंने कहा जो वो ले रहा है जी, उसको स्टडी तो कर ले, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश में लिखा हुआ है, किसी से पढ़वा ले, उसे बताए तो सही कि मुझे जो मैं ले रहा हूँ क्या 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 है। तो इसके ऊपर बड़े लोगों ने फिर एतराज भी किया, फिर दोस्तों ने भी कुछ ऐसे बिल्डर्स ने कि यार तू क्या कह रहा है, मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, आप एक चीज सेल कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, मेरे लिए तो एक प्रोजेक्ट है, एक प्लॉट है, बिल्कुल ठीक है। वो उस बंदे के लिए वो प्लॉट नहीं है, पूरी ज़िंदगी की उसकी इन्वेस्टमेंट ने कमाई है उसकी। पूरी जिंदगी की उसके ख्वाब हैं, उसके अरमान, उसकी फीलिंग्स हैं, ऐसा ही। अपना पेट काट काट के वो देता है। इंस्टॉलमेंट कैसे देता है? कैसे देता है? मैंने ऐसे भी लोग देखे, सर नाम नहीं लेता किसी कंपनी की, जिस तरह आपने कहा, उन्होंने इंस्टॉलमेंट किस तरह दी, समझे, रोजे रखे पूरे 12 महीने, ऐसा ही। और जब इंस्टॉलमेंट पूरी हुई, 4 साल गुजर गए, 4.5 साल, 5 साल, वो पेपर उसके हाथ में, उसको ये नहीं पता मेरा प्लॉट का है। पोजीशन कैसे मिले सर? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है नसर, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा अच्छा भाई। सर, ठीक है। और ये बड़ा तकलीफ दे बात है, और ये बात कम व बेश हर दूसरे या तीसरे शख्स के साथ ये मामला रहा है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए जाना होगा, ब्रेक से वापस आने गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब तशरीफ़ फरमाए हैं और उनसे बात हो रही थी कुछ इकनॉमिक अफेयर्स के हवाले से, और कुछ हाउसिंग के मामला भी ज़ेर बहस आए हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इकानमीज़ के अंदर क्या ये कल्चर है कि लोगों को घर बना कर दिए जाएँ, या फिर लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, उनको कोई हुनर सिखाया जाए ताकि वो इकानमी में अपना पार्ट प्ले करें? होता क्या है ये तो ज़रा बताइए। कि जो बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान में ख्याल ये किया जाता है उनके पास बड़े पैसे हैं, वो एक एक घर बना के लोगों को नहीं दे सकते, क्यों नहीं ऐसा होता? देखें, घर जो है एक बुनियादी ज़रूरत है। मेरे भाई कह रहे थे कि ज़मीन महंगी हो गई है, पाकिस्तान में ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो ये जब महंगी का बात करें तो साथ बहुत लगा दिया, बहुत मेरे घर में लगा आपके दिया ले जाकर ना वो ठीक है, और माशाल्लाह ये अच्छा एक प्रोजेक्ट है। मेरी दिल दुआ है कि अल्लाह ताला इनके प्रोजेक्ट जो है वो कामयाबी अता करे। देखें, मैं फ्रांस में था, तो अभी मुझे शायद 4 महीने हुए थे, तो मैंने सोचा कि चूँकि उस वक्त प्लान यही था कि शायद मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो आप जब नए नए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं वहाँ पे। फिर वक्त के साथ साथ आपको फिर वो फैसला करना होता है कि आया कि आपको यहाँ ठहरना ज़्यादा आपके लिए मुनासिब है या आपने आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा यार मैं रेंट जो देता हूँ 1000 यूरो, तो उस वक्त 113 का यूरो था, तो मैं कहा लाख सवा लाख रुपये मैं रेंट देता हूँ, बेहतर ये कि मैं वो रेंट जो है उसकी इंस्टॉलमेंट बना के पे करूँ, उसके बाद जो है मैं जब जाऊँगा यहाँ से घर बेच के चला जाऊँगा। तो व्हाट दे डिड, वो मैं अपने बैंक के पास गया तो बैंक ने कहा जी हमें आपकी सिर्फ सैलरी स्लिप चाहिए, बाकी उन्होंने पूछा मुझे कि आप ये लीज पे जो घर ले रहे हैं ये 20 साल के लिए ले रहे हैं, 30 साल के लिए ले रहे हैं, 40 साल के लिए ले रहे हैं, तो जितना आप लंबा लेंगे आपकी इंस्टॉलमेंट उतनी
छोटी होती जाएगी। अब जाहिर सी बात है, मैं जो कि वहाँ प्रोफेसर था, मेरा कोई सैलरी का अपना एक स्लैब है, और वहाँ पे जो बंदा डेली मजदूर जो होगा या वहाँ पे जो वर्कर है या प्रोफेशनल जो हैं या उसके बाद टेक्निकल लोग जो टेक्नीशियन जिन्हें कहते हैं, उनकी सैलरी की स्लैब भी वैसे ही होंगी। तो उन्होंने उन चीज़ों को वैसे तय किया हुआ था। अब ये कि मैं तो वहाँ पे 2 साल और 8 महीने रहा, तो मुझे कभी अंदाज़ा हुआ ही नहीं था कि मैं जो है मेरी सैलरी में से वो इंस्टॉलमेंट भी करती, इतनी माइनर सी थी। बिल्कुल ठीक है। आप जब इस तरह की चीज़ करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो, और ये भी जाहिर सी बात है, जब आपको पता है मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है, पॉलिसीज आपकी लॉन्ग टर्म चल रही हैं, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, पाकिस्तान में घर जो है वो ख्वाब क्यों है, उसकी वजह ये कि यहाँ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है आपका। वहाँ ये है कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसको पता है 10 साल 15 साल 20 साल बाद ये चीज़ें मैं पूरी कर रहा हूँ, मेरा घर ही अपना है। यहाँ तो देखे ना वो हमारे मिनिस्टर एक बड़े काबिल मोहतरम, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आजकल हद की इज्जत जो है वो भी बड़ी कॉमन चीज़ है, मैं माड़ा सा बंदा इतना मैं नहीं कर सकता। वो कहते हैं यहाँ तो हमें 1 साल का नहीं पता हम 1 साल बाद हैं या नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट है या नहीं है। तो ये 30-40 साल का प्लान जो है उसके लिए तो फिर बड़ा सब्र करने की जरूरत है। वो ये वजह यही है कि जैसे कह रहे हैं जी, आप मेरी कंपनी में बैंक जो हम जाने, लेकिन हम उसको 38 लाख में 5 मरले का घर जो है वो बना के देंगे। अब ये वैसे मैं भी उस वक्त से हैरान हूँ कि 38 लाख इन्होंने कैसे कह दिया, अब पता नहीं कहीं को गलतफहमी लग गई है। अब ये तो इट्स कह लें कि टू अर्ली अगर आप 38 लाख की बात करें, तो मैंने अभी घर लिया है लाहौर में, वो 3 मरले का था, वो 76 लाख का मिला है मुझे। अब ये तकरीबन वो कह लें कि आधा कीमत में फर्क है। तो वो चूंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, आपसे मैंने जैसे कहा ना कि देखें अगर ये बात होती तो कितनी यही दोस्त मुझे बताएंगे, ये रियल एस्टेट से हैं कि पिछले 4 सालों में कुछ 700 एनओसी जारी किया गया है ये हाउसिंग सोसाइटीज। ठीक, अब जो बंदा बैरियर टाउन में रहता है वो एलीट क्लास का बंदा है, जो उससे नीचे वाली सोसाइटी में रहता है वो मिडिल क्लास का बंदा है, अपर मिडिल क्लास का, उससे जो और जो लोअर सोसाइटी में रहता है वो बंदा लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, और जिसकी कोई सोसाइटी नहीं है वो लोअर क्लास है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जैसा ओवरऑल बात जो हमारी यासर खत्म होती है वो यहीं पे कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी हम कदर कितनी करते हैं और कितना उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे तो सॉरी टू से चीज़ें बाहर भी मैंने चीज़ें देखी हैं, मतलब कि मैं अपनी एग्जांपल दिया करता हूँ कि वही बात जो अपने से शुरू करें आप। मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, मैं किसी को बताता हूँ प्रोफेसर हूँ, तो वो शायद कहते हैं इसको कोई और काम ही नहीं है, ये अपने शौक के लिए कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने शौक के लिए कर लगा था कि ये भी जरा वजाहत फरमा दें कि आपके लिए जब आप बैंक के पास गए और जब उनको पता चला कि ये प्रोफेसर हैं तो क्या यकीन फर्क पड़ा? कीजिएगा वो मैनेजर जो था वो उठ के खड़ा हो गया। उसने साथ मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप फ्रेंच इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करने आए हैं। अरे भी कंट्रीब्यूट मैंने कहकर वहाँ काम कर रहा हूँ, यूरो लेके मैं पाकिस्तान वापस भेज रहा हूँ। ये इससे ज्यादा बड़ी चीज मैंने चाइना के अंदर देखी है। मुझे कोई टैक्स का छोटा सा इशू था, मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, जो कि मैंने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने थे पाकिस्तान। तो मैं गया तो वो हम बेसिकली थोड़ा सा वो गलत जगह पे चले गए थी, टैक्स बिल्डिंग, लेकिन जो हमारा जो था ना वो रिसेप्शन वो कहीं और चले गए। वो फीमेल को मैंने बताया कि मैं प्रोफेसर में साथ एक और था, बच्चों को प्रोफेसर को लोशे कहते हैं, उसको चाइनीज आती थी। अनीस से मैंने कहा माशाल्लाह वो ट्रेजर हैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस के अंदर, मैं कहा अनीस यार मेरे साथ चलना यार, तो ये मसला है छोटा सा। अनीस ने जब बताया कि ये लोशे है, यकीन करें वो खातून 1 किलोमीटर हमारे पास साथ चल के आई। तो उसने पूछा आप प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, यहाँ चाइना में कैसा आपको लगा? और एक आम आदमी को जब बताते कि मैं प्रोफेसर हूँ, दे रियली रिस्पेक्ट यू। तो मुझे फील हुआ यार कि मैं को अपने शौक के लिए नहीं, को अच्छा काम भी कर रहा हूँ साथ। तो ये चीजें हैं जो हमें बेसिकली पीछे लेके जा रही हैं। और मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं, कोई कौम जब तक अपने वो उस्ताद की इज्जत नहीं करेगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ठीक है। नाज़िर साहब, ये अभी बताइएगा, जैसे बात हो रही थी कि ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बैंक को इससे दूर कर दिया जाए और ख़ुद इसमें जो है वो इनिशिएट किया जाए ताकि लोग जो हैं वो घर हासिल कर सकें। ये ख्याल कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर तो उसमें बहुत सारे और दीगर मामलात हैं, बैंक के साथ कमीशन से वो सेट होते हैं और बहुत सारे मामलात हैं, मैं उसके बारे में नहीं वो तस्करा करता, लेकिन आपने उनको जब को सेट असाइड किया, क्यों? देखिए, अभी एक आम आदमी को अगर घर देना है, उसको फैसिलिटेट करना है और एक अच्छा काम करना है। अच्छा काम इंसान क्यों करता है? कि उसको रूह को तस्कीन, खुशी के लिए और अपने आखिरत के लिए। तो बहुत आसान है। बिल्कुल ठीक है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। बात यह है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ईमानदारी। बिल्कुल ठीक है। और आपके साथ जो दोस्त हो, आपका ग्रुप हो, ऑनेस्टली, ठीक है, तो वो तो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। और इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें और
मैं दिखाऊंगा, डिलीवर करूंगा। सिर्फ बातें नहीं करूंगा, डिलीवर करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ कागजों में लोगों को नहीं, बेचारों से पैसे लेके अड़प करके और वो चक्कर लगाते रहेंगे पूरी जिंदगी, वो बदवाएं मैं तो नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मर जाऊं और मेरे कब्र में आग लगी रही। और एक दफा मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, अपनी रियल स्टोरी सुनाता हूं। इस्लामाबाद में गुलरेज में जब मैं बावलपुर से गया, बिलोंग कोयटा से करता हूँ, कोयटा से फिर बावलपुर गया, बावलपुर से फिर इस्लामाबाद गया। मैंने वहाँ पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अपार्टमेंट से। मुझे नहीं पता था, एक मेरा रिलेटिव है, नाम लेता भी बहुत बड़ा आदमी है। तो उसने मुझे एक जहाँ पर लैंड लेकर दी, मुझे पता भी नहीं था, ट्रस्ट किया, ज़मीन ले ली। मैंने कहा मैंने इस पर अपार्टमेंट करना है प्रोजेक्ट। ऑफिस में इसने एनओसीज के मामला सारे वो देख रहा। ठीक है। तो इतने में वो बीमार हो गया, हार्ट अटैक हुआ उसे। तो फिर मैं डायरेक्टली चीज़ों के अंदर इन हुआ। जब मैं आरडीए के इंस्पेक्टर से मिला तो मैंने उसे कहा कि मेरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग ले आए, वो अप्रूव होगी, आप तो ले आए। तो मुझे उसने ड्राइंग दी, रियल स्टोरी बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं ड्राइंग खोलता हूँ और यहाँ से खोलता हूँ, वहाँ से खोलता हूँ। मैंने कहा यार ये मेरे प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग नहीं है, ये कहाँ की ड्राइंग ले आया? सर आपकी है। मैंने कहा कैसे पॉसिबल सर, मेरी नहीं है। मैंने कहा मैं बना रहा हूँ अपार्टमेंट, आप दे रहे हैं मुझे घर की ड्राइंग। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैंने अपार्टमेंट लोगों को बेचना है, ये तो घर की ड्राइंग है। पता है सर, सारा ऐसे ही होता है। अच्छा, यही अप्रूव हुआ है सर, आप अपार्टमेंट बनाए ना, आपको किसने कहा? आप घर की ड्राइंग अप्रूव है। बिल्कुल ठीक है। और क्या बोलूँ अब उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम मैं आर्मी में काम करता था, सीधा सीधा काम करता था। छोड़ के आया दोस्तों सेक्टर से। मैंने कहा यार मैं पैसे भी लगाऊं, इतनी मेहनत भी करूं, बिल्कुल ठीक है, अपनी रोजी हराम करूं, लोगों से झूठ बोलूं। मैं ऑफिस में बैठा था एक दिन, परेशान हुए, काम मैंने शुरू किया, उस प्रोजेक्ट को इबरतनाक बनाया, अभी भी ये बताऊंगा। तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, एक लेडी आई मेरे पास। सर उस लेडी के पास बेवा थी, उसके शॉपर में तैला था, कपड़े का शॉपर बना, उसमें कुछ जेवर थे, गोल्ड, कुछ पैसे थे। कहती बेटा, जब आई मैंने कहा जी बैठे हैं मैडम। कहती बेटा ये प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं ना, ये मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हैं, गोल्ड पड़ा है, थोड़ा पैसा है, ये आप ले लें, मैं थोड़े थोड़े पैसे दूँ, उसमें एक अपार्टमेंट मुझे दे दें। आप यकीन करें सर यासिर भाई, अभी भी मैंने ना रोंगटे, वो वक्त याद आता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ना ऐसे अजीब से एक फीलिंग शुरू होगी ना अंदर, कभी शुरू होगी कि यार ये जो इसका पैसा है और ये शॉपर में जो लाई है खातून, और ये पैसे और गोल्ड मुझे दे रही है, और उसके अरमान, ये अगर मैं ये डिलीवर नहीं कर सका, बताएं सर मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मेरी औलाद का क्या होगा? बहुत बड़ी बात है। इसकी बदवाएं, इसकी एक इचकी के भी मैं नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है सर। मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, जो बुकिंग सी थी, लोगों को वापस पैसे दिए। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने कहा तू पागल हो गया, यू आर मैड। मैं कहा मैड। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे अप्रूवल दे, एनओसी दे, अपार्टमेंट्स की दे जो मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। घर की क्यों दे रहे हैं आप? मैं पैसे भी दे रहा हूँ, मैं टैक्स भी दे रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं टैक्स होल्डर हूँ, अभी से नहीं हूँ, अरसे से हूँ। मेरे वालिद, मेरे दादा सारे टैक्स होल्डर हैं। सर मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। 4 साल उस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया मैंने। करोड़ों रुपए था, अपना मेहनत का पैसा था, मैंने कहा पड़ा रहे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। वापस चला गया और सोचता रहा, बावलपुर चला गया। काम छोड़ दिए, आर्मी का काम भी छोड़ दिया था, महीना रहा, फिर वापस आया। ठीक। मैंने कहा नहीं, चलते हैं वापस। फिर वापस आया, फिर मेहनत की, फिर दोबारा हिम्मत की, अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी कुर्बानी दी। और दोबारा आया, सोच ये जो घर वाला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक मेरी वालदा का ख्वाब है। तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है हमारा, फैमिली है, फैमिली का काम है, दादा भी करते, वालिद साहब भी करते, भाई, फिर चचा। मैं वालदा के साथ ऐसे बैठा हुआ था रूम में ना, ऐसे सर रखे तकिए पे, वालदा साथ बैठी है। तो जो ननियाल है मेरा बड़ा गरीब है, तो उनकी, मैंने वालदा को कहा तेरी आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहती है जिंदगी में, क्या हो? कहती बेटा मैं चाहती हूँ कि बस जो मेरे अपने हैं इन सबका अपना घर हो। अब बातों में मजाक में बात हुई है। तो मैंने कहा अम्मा, अम्मा बोलता हूँ, वालदा को बलुस्तान के हैं। मैंने कहा अम्मा मिसाल कर कि इन सब को तो अपने हाथों से कर दे, वाह जी वाह, दुआ करेगी मेरे लिए
कहती मेरी दुआ तो आप वक्त तेरे साथ है। मैंने कहा आज से दुआ कर, बिल्कुल ठीक है। अपने हाथों से देगी घर और सबको मैं कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो वो प्रोसेस यहाँ से सर, तो ये मेरा सिलसिला सिलसिला बड़ी शुरू बात हुआ। है, ये बहुत अच्छा ख्याल है और यही सबको सोचने की ज़रूरत है। और इस शोबे से, बल्कि किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, काम ईमानदारी से हो, नेक नियति से हो, तो फिर वो अपने मुंतकी अंजाम तक पहुंचता है। वरना ज़िंदगी के मामला बहुत थोड़े तो सर रह गए। देखिए प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा अब लोग प्रॉफिट मांगते हैं, प्रॉफिट कितना रेशो हो? बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट अगर आप ज्यादा करेंगे, देखें प्रॉफिट ज्यादा तो वो आराम है, और बहुत गुनाह है। सारे लोगों को एक प्रोजेक्ट के अंदर ही उनका पहला और आखिरी प्रोजेक्ट साबित हाँ, हुआ, और वो मेरा पैसा भी 10% सर, उन्हें- 10% हर प्रोजेक्ट का मेरा 10% वो लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर देने की। बहुत बड़ी बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्टली आखिर में वैसे बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह एक सेटिंग और रखी जाएगी, ज़रा पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे ना। लेकिन अभी जो मामला चल रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से बात हो रही है, क्या पाकिस्तान में एक आम आदमी सवाल ये पूछता है, मुख्तसरन मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात करें, हमारा किस्मत, हमारा जो फ्यूचर है वो यही है कि हम कभी एक दरवाजे पे कभी दूसरे दरवाजे पे जाएं? प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस बारे में कह रहे थे। वो भी सोचते होंगे कि यार ये जब भी आते हैं पैसे मांगने के लिए आते हैं, इससे कब बाहर निकलेंगे? देखिए आपने कहा जो मुख्तसर इसका जवाब होना चाहिए। हमने पाकिस्तान ने तय किया था कि हमने एटॉमिक पावर बनना है, हम बने। पाकिस्तान ने तय किया कि हमने ग्रे लिस्ट से निकलना है, हमने वो उनके 29 या 34 जितने मुल्की शायद थी वो हमने की और पिछले 3 सालों में की। जिस दिन पाकिस्तान ये तय कर लेगा कि हमने किसी के साथ सामने हाथ नहीं फैलाने, तो पाकिस्तान इस वर्ष से बाहर निकल आएगा। सिर्फ यही बात आपसे कर रहा हूँ कि चूँकि बात टेन्योर पूरे करने की हो रही है, अभी तक शायद वो बंदा कुछ सीरियस नहीं है। चूँकि मैंने ओवरऑल जो बात की है कि हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है, कि हम जो ये सोचते हैं कि हम तरक्की नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, दूसरी तरफ लेके आए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और इस सब कुछ करने में जब सबकी बात होती है तो सबके कंट्रीब्यूशन की बात होती है। आप हों, मैं हूँ, ख्वाजा साहब हैं या और हमारे दोस्त साहब हैं, उनको अपने आप से शुरू करना है। बिल्कुल। चाय भी कम करनी है, बिल्कुल। चाय में जो चीनी डालनी है वो भी हमें कम करनी है। हमें बचत अपने आप से शुरू करनी है। पेट्रोल भी कम चाहे कि हम ये पेट्रोल की खपत हमने कम करनी है। अगर पैदल चलना है, अगर 71 में अमेरिकन जो है वो पैदल चल सकते हैं, पैदल ऑफिस जा सकते हैं, वो अपने मुल्क की बका के लिए, तो हमें भी ये सब कुछ सोचना होगा। जिस दिन हमने ये सोच लिया तो पाकिस्तान आप इन हालात से निकलता हुआ फिजिकली देखेंगे। इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया। नासिर ख्वाजा साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप भी प्रोग्राम में यहाँ शामिल गुफ्तगू रहे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, बहुत सारे मामला थे और इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ मेहमान यहाँ पर मौजूद होते हैं और आज भी तफसीलन गुफ्तगू हुई है मुल्की मामलात पर और मौशी हालात के हवाले से। इजाज़त आपसे यहाँ पर लेनी होगी। मंडे को इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने